Hello again, my dear student. This is your educational platform. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो वेल, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम अच्छे से समझें इससे पहले जानना जरूरी है कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इन ब्रीफ में मैं आपको बता दूं, इंटरफेरेंस मींस द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और हमने इंटरफेरेंस के अंदर स्टडी किया था कि दो जो कोहेरेंट सोर्स है जिससे हम किसी स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस बना रहे थे, डार्क और ब्राइट। सो वेल, डार्क फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या था, ये इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं क्योंकि उसकी यहां पे जरूरत पड़ने वाली है। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लैम्डा के इक्वल। ये किसके लिए था? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा। इसके बाद हमने फेज डिफरेंस इसके लिए बात की थी, तो फेज डिफरेंस डेल्टा पाई जिसको आप लिख सकते हो दैट विल बी इक्वल्स टू 2n पाई। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस हुई। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की जाए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटा हमने पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू स्टडी किया था 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 और फेज डिफरेंस डेल्टा पाई विच इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई के बराबर हमने स्टडी किया था। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था। अब यहां डिफ्रैक्शन में इसकी क्या जरूरत पड़ने वाली है? हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब करेंगे तो यहां पे भी एक्चुअल में क्या है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज की जगह वर्ड यूज करने वाले हैं हम मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मींस ब्राइट फ्रिंज और मिनिमा मींस डार्क फ्रिंज। सो वेल, मैक्सिमा और मिनिमा की जो कंडीशंस आएंगी वो बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट आएगी। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थी वो यहां पे मैक्सिमा के लिए बनेगी और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन थी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की, वो कंडीशंस अब यहां डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर बनने वाली है। किसके लिए? सेकेंडरी मिनिमा के लिए। सो वेल, अब डिफ्रैक्शन ही क्या होता है इस पे आते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है, जैसे आपने कई बार नोटिस किया हो कि एक डार्क रूम है, एक छोटा सा होल हमने उसके अंदर कर दिया किसी दीवार के अंदर जहां से सन रेज आ रही हो। इन जनरल हमने पढ़ा है लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब आप देखोगे कि लाइट तो एक्चुअल में जो होल है उसका जो डायमीटर है उसके बराबर का जो है प्रोजेक्शन वहां पे बनना चाहिए था सामने वाली दीवार के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होल बन रहा है या लाइट उससे भी आगे तक फैल रही है। ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सिंपली मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर, ऑब्स्टेकल और स्लिट। जब किसी स्लिट से पास होती है लाइट या किसी छोटे से कोई ऑब्स्टेकल के पास से गुजरती है लाइट, तो बेसिकली लाइट क्या करती है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में बेंड हो जाती है। इस प्रोसेस को ही हम लाइट का क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेल, मैं आपको एक चीज और बता दूं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत इजीली सीन नहीं हो गया था। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि क्यों नहीं दिखाई देता, उससे पहले हम भी बात कर लेते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड जो है बहुत कॉमनली अपने को दिखाई पड़ता है। यानी मैं अगर यहां पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो अब यहां से मतलब अपने जो एकेडमी के अंदर कहीं तक भी या कहीं दूर तक भी अपने को आवाज सुनाई पड़ सकती है। लाइट जो है जैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वैसे साउंड यहां पे रिफ्लेक्ट होकर के, साउंड भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं बट रिफ्लेक्शन होता है इसका भी। लेकिन लाइट और साउंड के कंपैरिजन में हम अगर बात करें तो साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत इजीली देखा जा सकता है, बहुत ज्यादा होता है, जबकि लाइट का बहुत ही कम होता है। इसके पीछे की रीजन को हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ मोर कॉमन पॉइंट्स के बारे में। सो वेल, हमारे पास में है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो मैंने आपको बता भी दिया है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट मींस द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर, स्लिट और एन ऑब्स्टिकल इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन बनेगा उसके अंदर लाइट का बेंडिंग। मोर कॉमन इन साउंड, साउंड के केस में
ज्यादा होता है डिफ्रैक्शन। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, या फिर कोई भी ईएम वेव, वो डिफ्रैक्शन उसका होता है, ठीक है। और डिफ्रैक्शन इज मोर व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपैरेबल टू द स्लिट विड्थ। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसको यहां पे एक फिगर के साथ में बताता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास में ये एक स्लिट है बेटा, ये एक स्लिट है, या फिर इसको जैसे मैंने वेवलेंथ के साथ में कंपेयर करने को कहा, तो मैंने यहां पे एक 3 केस अलग अलग मैं लेके बनाता हूं। ये मैंने स्लिट विड्थ ए से रिप्रेजेंट करूंगा, इस स्लिट विड्थ को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इसमें लाइट इन जनरली मैं देखूंगा कि बेंड जो है बहुत कम होती है। लाइट को मैंने येलो कलर की लाइट से मैंने शो कर दिया, यानी इस तरीके से लाइट का जो बेंडिंग हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। अब यहां पे वेव फ्रंट बना के देखेंगे तो वेव फ्रंट जो है कुछ ऐसे बनने वाले हैं, ये वेव फ्रंट बन गए। अब ये बेंडिंग ही क्यों हो रही है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में? देखो ये स्लिट है, ये क्या है, स्लिट। इस स्लिट में अगर मैं यहां से कहूं कि लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे इधर तो ऑब्स्टेकल है, लेकिन ऑब्स्टेकल के जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन बन रहा है इस ऑब्स्टेकल का, उसमें भी लाइट जो है बेंट हो रही है। इसी को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन क्यों होता है, इस पे बात हम बाद में करेंगे। पहले एक बार मैं ये बता देता हूं कि इस जगह पे जो ए है, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अगर ये जो स्लिट विड्थ है ये बहुत ज्यादा हो जो वेवलेंथ की लाइट मैंने यूज की है उसके कंपैरिजन में, तो जनरली जो डिफ्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा सा ऑब्जर्व नहीं होने वाला। अगर मैंने कहा कि स्लिट की विड्थ जो है वो थोड़ी कम कर देते हैं, ये स्लिट की विड्थ मैंने थोड़ी और रिड्यूस कर दी। अब इस तरीके से रिड्यूस करने पे लाइट जो है थोड़ा और ज्यादा बेंट होगी, ये बेंट हो गई और भी ज्यादा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में, ठीक है। और ये मान लो इसका वेव फ्रंट है, और ज्यादा कर्व टाइप का बनेगा वेव फ्रंट, ठीक है। इस केस में भी मैंने ये कहा कि जो ए है अभी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो स्लिट की विड्थ है, यहां पे जो स्लिट की विड्थ है, ये स्लिट विड्थ वेवलेंथ ऑफ लाइट के बिल्कुल कंपैरेबल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। भाई वहां पे बहुत ज्यादा कॉमनली अपने को देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे बना दी, ठीक है, ये बना दिया मैंने स्लिट अब की बार, और इसमें हम देखेंगे कि जो लाइट का बेंडिंग है वो बहुत ज्यादा होगा बाकी अदर केसेस के कंपैरिजन में। इसमें ज्यादा बेंडिंग हुई है लाइट की, ठीक है। इस केस में स्लिट की जो विड्थ है इट इज वेरी वेरी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, so diffraction is more in this case। डिफ्रैक्शन इज मोर, इसमें डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, ओके। तो इन तीनों केस को मैंने इसलिए बनाया कि जो स्लिट विड्थ है वो वेवलेंथ के कंपैरेबल अगर होती है तो डिफ्रैक्शन बहुत इजीली अपने को दिखाई पड़ता है, ठीक है। बाकी डिफ्रैक्शन देखने के लिए आप नॉर्मली दो ब्लेड्स को लेकर के बहुत क्लोज करोगे, उसके अंदर से अगर देखेंगे तो उसमें भी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अपने को नजर आता है। डिफ्रैक्शन से भी कलर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में आपने देखा रेनबो फॉर्मेशन, आपने देखा कि टीआईआर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होता है। सो यहां पे कलर्स की जब बात आती है तो मोस्टली बच्चों के दिमाग में आता है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट के अंदर ही कलर प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा नहीं है, डिस्पर्जन के अलावा भी कलर्स जो है हमें प्रोड्यूस होते हैं। जैसे थिन फिल्म से इंटरफेरेंस हमने किया, वहां पे भी कलर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। व्हाइट लाइट अगर हमने यूज किया, इंटरफेरेंस हमने व्हाइट लाइट से अगर किया तो वहां पे भी कलर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। डिफ्रैक्शन में भी किया जा सकता है, टीआईआर से भी किया जा सकता है। सो वेल ये अलग अलग केसेस हैं जिनमें हम लाइट कलर जो है प्रोड्यूस किया जाता है। इवन जो है व्हाइट लाइट के साथ अगर हम लेंस के साथ करें तो अलग अलग कलर की लाइट का जो फोकस पॉइंट है वो अलग अलग बनेगा, तो उसमें भी डेफिनेटली अपने को कलर्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सो ये तो अपने को समझ आया कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन इस तरीके से हो रहा है। अब डिफ्रैक्शन के पीछे रीजन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, भाई क्यों डिफ्रैक्शन होता है। मान लो ये मैंने कहा कि एक स्लिट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिगर को बड़ा करके देखते हैं, थोड़ा ज्यादा एनलार्ज में लेते हैं। मेरे पास में कुछ यहां पे ये ए स्लिट की ए विड्थ की स्लिट है, जिसका मैंने ए और बी से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। लेट्स सपोज इस के अंदर इस स्लिट को क्रॉस कर रहे हैं, यहां पे कुछ पार्टिकल्स होंगे जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी वेव फ्रंट की मैं बात कर रहा हूं। वेव फ्रंट हमने किसको कहा था बेटा?
वेव फ्रंट का मतलब द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो यहां पे मेरे पास में ये कुछ पार्टिकल्स मैंने मान लिया प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब डेफिनेटली ये क्या करेंगे, डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, और उन डिस्टरबेंस को हमने स्फेरिकल सर्किल से इसको हमने कहा कि भाई ड्रॉ कर सकते हैं, और उन स्फेरिकल स्फीयर्स का जो भी डिस्टरबेंस है उस डिस्टरबेंस का जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हैगन्स प्रिंसिपल हमने स्टडी किया था, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट विल बी द नेक्स्ट वेव फ्रंट ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पे मैंने इनका टेंजेंट ड्रॉ किया, तो एक वेव फ्रंट मुझे लेट्स सपोज यहां पे मिल गया, यहां एक नेक्स्ट वेव फ्रंट यहां मिल गया, यहां मुझे एक वेव फ्रंट मिल गया इस तरीके से। अब ये वेव फ्रंट जो मिला है, इस वेव फ्रंट के कॉर्नर पे भी पार्टिकल है और यहां पे भी पार्टिकल। अब ये नेक्स्ट वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने के लिए इस पे आने वाले जितने पार्टिकल है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब इन जनरल हमने पढ़ा है कि भाई लाइट तो जो है स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करनी चाहिए थी, ऐसे ट्रेवल करनी चाहिए थी, सामने स्क्रीन होगी, स्क्रीन के ऊपर अपने को इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आपने एक चीज नोटिस किया कि जो इसकी डिस्टरबेंस है उस डिस्टरबेंस से मेरे को वेव फ्रंट तो मिल गया, इस वेव फ्रंट का जो आखिरी कोने पे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अगेन डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, उसकी डिस्टरबेंस कुछ जो है यहां तक जाएगी, उसकी डिस्टरबेंस मान लो ये पोर्शन तक जाएगी। ठीक है, ऐसे डिस्टरबेंस यहां पे भी डिस्टरबेंस जाएगी, और इनका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अगेन फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक और अपने को वेव फ्रंट मिला, इसका फिर कॉर्नर पे जो पार्टिकल है उसकी वजह से डिस्टरबेंस नेक्स्ट तक जाएगी। तो इस तरीके से लाइट जो है इस डायरेक्शन में भी, ये जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है इसके अंदर भी लाइट रीच कर रही है, इसी को हमने कहा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन गिरमंडी ने इस चीज को बहुत बाद में फाइंड आउट किया। गिरमंडी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमें बताया था। सो यहां पे डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है इसके बारे में अपने को पता चला, जो कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्टरबेंस जो है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में रीच करती है। वेल हम अभी बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन मेनली कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के टाइप में सबसे पहला आता है अपना फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। क्या आता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है इस पे भी बात करेंगे। दूसरा है हमारे पास फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ये दूसरी तरह का है। अब मान लो मेरे पास में, इसको समझाता हूं मैं आपको, एक सोर्स है ये मेरे पास में, यहां मैंने कोई स्लिट लगा दी, ये स्लिट है और ये स्क्रीन है। ओके, अब स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप या सोर्स और स्लिट के बीच का गैप, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये फाइनेट है, फाइनेट डिस्टेंस मतलब मेजरेबल डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे कि वो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होगा। ध्यान से समझो इस चीज को, मतलब मेरे पास में स्लिट है, स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस या सोर्स और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो फाइनेट है तो हम कहेंगे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है। और इस केस में जो वेव फ्रंट मिलेंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। कैसे होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और अगर स्लिट और स्क्रीन, सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस अगर इनफाइनेट है, इसमें कितना था फाइनेट डिस्टेंस, मैंने कहा फाइनेट डिस्टेंस, और यहां इनफाइनेट डिस्टेंस हो गया किस किस के बीच में, सोर्स और स्लिट या फिर स्लिट और स्क्रीन के बीच का इनफाइनेट डिस्टेंस अगर है, तो हम क्या कहेंगे कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होगा। और जो यहां पे अपने को वेव फ्रंट मिलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा बेटा, प्लेन वेव फ्रंट। ध्यान से सारी चीज समझते जाओ, और जहां कहीं पे दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता, तो कमेंट जरूर करना। तो ये है फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। वेल फ्रेस्नेल के अंदर एक वर्ड आता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस, फ्रेस्नेल जोन, फ्रेस्नेल डिस्टेंस किसको बोलेंगे, इसको भी हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास में ये सोर्स है बेटा,
और ये हमने लगा दिया स्लिट, सिंगल स्लिट की मैं बात कर रहा हूं। यहां से लाइट जो है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में बेंट होती चली जाएगी, यहां से मान लो बेंट हो गई, ये स्क्रीन है और ये है स्लिट। अब मैंने ये कहा कि जो लाइट है एक्चुअल में, इसको अलग कलर से मैं शो कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के अंदर लाइट बेंट हो रही है, लेकिन मैं स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कम करता जा रहा हूं। जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो ये रीजन है ये रीजन कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे यहां पे ले आया मैं अब स्क्रीन को, यहां लेके आने के बाद में आपने देखा कि ये जो रीजन है जहां पे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे वो रीजन कम हो गया। ओके, अब मैंने और भी ज्यादा क्लोज लिया है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब यहां स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया, उस कंडीशन में जो ये रीजन है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि व्यू बनना था, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनना था, वो किसके बराबर हो गया? स्लिट विड्थ के बराबर हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, व्यू जो है, व्यू ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज इक्वल्स टू स्लिट विड्थ। ये हो गया, स्लिट विड्थ के बराबर हो गया। ये स्लिट विड्थ थी, इसके लगभग बराबर हो गया। तो उस केस में स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस खास डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस। और ये एक्चुअल में कितना होता है, मैं यहां पे इसका कोई खास डेरिवेशन नहीं करने वाला। फ्रेस्नेल डिस्टेंस को जेड एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई लैम्डा। बेटा ए स्क्वायर बाई लैम्डा। ए यहां पे क्या है? स्लिट विड्थ। ए क्या है यहां पे? स्लिट विड्थ। स्लिट जो हमने यूज किया उसकी विड्थ है, और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, wavelength of light used. Okay, so hope you understand what is actually meant by Fresnel distance और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है, ये अपने को समझ आ गया। वेल, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। जो आपने ये पढ़ा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, इनको इन शॉर्ट में हम ये भी बोल देते हैं डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। तो इसको बना के देखते हैं, डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट कैसे होता है। टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन, या इसी को हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन भी बोल रहे हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बोर्ड एग्जाम्स में भी 5 मार्क्स में आता है। अगर आप पुराने पेपर उठाओगे तो उनमें मिल जाएगा। इसके अलावा नीट जेई में बहुत इंपॉर्टेंट, जेई मेंस ओनली, क्योंकि एडवांस में इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जेई मेंस में बहुत अच्छा पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है। वेल, अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि मैंने एक इसको समझने के लिए मैंने क्या एक फिगर बनाया। ये मान लो मेरे पास में एक सोर्स है, और उस सोर्स में मैंने कहा रखा, ये जो लेंस है L1, इसके फोकस पॉइंट के ऊपर रखा मैंने। कहां पे रखा? इसके फोकस पॉइंट के ऊपर। लाइट यहां से जा रही है इस जगह से, ये इसके फोकस पॉइंट पे, यहां मैं एक स्क्रीन लगाऊंगा, यहां पे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे। तो ये है हमारा सोर्स S, इस जगह पे रखा हुआ। ठीक है, इसमें से लाइट रेज और भी आ रही होंगी, लाइट रेज ऐसे आ रही हैं। ठीक है, और यहां पे हम यूज करने वाले हैं एक स्लिट, यहां हम एक स्लिट यूज करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे। एक बार हम स्लिट को बाद में बनाते हैं, पहले हम लाइट बना के देखते हैं इसकी कैसे बनेगी। ये लाइट जो है आगे स्ट्रेट चली जा रही है,
यहां हमने अब यूज किया है स्लिट, ये स्लिट मैंने लगा दिया यहां पे, और यहां इसके ठीक सामने, इस स्लिट के सामने ही हमने एक लेंस और लगा दिया जो हमारे डिफ्रैक्शन पैटर्न को प्रोड्यूस करेगा, जिसको मैं L2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। और ये स्लिट विड्थ है, जिसको आप स्लिट विड्थ कहोगे। इसको मैंने ए और बी स्लिट विड्थ कह दिया, जिसकी विड्थ को आपने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये लाइट रेज हैं, जो स्लिट विड्थ से बाहर की लाइट है उस लाइट को हम नहीं ले रहे हैं, स्लिट विड्थ की वजह से यहां से जो लाइट पास हो जाएगी, इसी का डिफ्रैक्शन पैटर्न हम आगे फर्दर देखेंगे। तो मैं इसके आगे एक स्क्रीन और लगाता हूं जहां पे हम पैटर्न को देखने वाले, ऑब्जर्व करने वाले हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास में वो स्क्रीन होगी, ये स्क्रीन हो गई जिस जगह पे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। अब जो लाइट रे यहां से सीधी जा रही है, ये मान लो यहां मीट कर गई, यहां मीट कर गई, ठीक है। जहां पे अपने को सेंट्रल फ्रिंज मिलेंगे, ये सेंट्रल फ्रिंज जहां पे मिलेगा वो पॉइंट मैंने ओ कह दिया। सेंट्रल फ्रिंज डिफ्रैक्शन के अंदर हर हाल में हम ये कह सकते हैं ब्राइट होगा, वो डार्क नहीं होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है। और उसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी और विड्थ भी सबसे ज्यादा होगी। अब बात करते हैं, अगर मान लो मुझे ये पैटर्न चेक करना है किस जगह पे, अगर मुझे यहां से डिफ्रैक्शन देखना है, कहां, यहां कोई पॉइंट मैंने चूज कर लिया और यहां पे मुझे डिफ्रैक्शन देखना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक लाइट रे यहां से और एक यहां से। अब ये मान लो यहां मीट कर रही है, एक कोई पॉइंट पी कंसीडर करेंगे जहां पे हमारा मकसद है कि सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा कैसा बनने वाला है, या उसकी कंडीशन क्या होंगी, वो कंडीशंस हम यहां फाइंड आउट करेंगे। तो ये लाइट रे जो है इस पी पॉइंट पे रीच कर गई और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया YN है, सेंट्रल फ्रिंज से, सेंटर से। इसी तरीके से ये जो पार्ट है, ये पार्ट भी इस जगह पे ही मीट करेगा, ओके बेटा। अब एंगल्स वगैरह, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। मेरे पास में जो ये है, ए पॉइंट से मैंने इस लाइट के ऊपर, इस बी पॉइंट से जो लाइट आ रही है वहां से मैंने परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहां, ये ए, ये बी और ये सी पॉइंट है। सो बी से सी तक का पाथ डिफरेंस है, जिसको हम डेल्टा एक्स कहेंगे। ध्यान से समझना सारी चीज। बी से सी तक पाथ डिफरेंस है पी पे रीच करने वाली लाइट के लिए, तो पाथ डिफरेंस मैंने डेल्टा एक्स कहा। और ये है फेज डिफरेंस, ये है फेज डिफरेंस जिसको मैंने थीटा एन से रिप्रेजेंट किया है, ये भी थीटा एन ही होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा एन, यहां पे भी थीटा एन ही बनने वाला है। अभी इन सारी कंडीशंस को देखते हुए पी पॉइंट पे मैं सबसे पहले मानता हूं कि पी पॉइंट पे अगर सेकेंडरी मिनिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा मिले तो उसके लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या बनने वाला है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के अंदर एक चीज नजर मारते हैं। तो मेरे पास में एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, और इस पॉइंट को भी हम कुछ नाम दे देते हैं। ये पॉइंट मान लो एक्स है, मिडिल पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो बेटा यहां पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल चूज कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए, बी और सी, इसमें साइन ऑफ थीटा एन अगर आप निकालोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए बी,
और BC जो है वो हमारा डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस मान के चल रहे हैं। ये होगा कितना वो बाद की बात है, पहले हम डेल्टा एक्स मान लेते हैं। और AB आपको पता है स्लिट विड्थ है। As theta is very very small, तो sin theta can be written as equal to theta n. So थीटा n इज इक्वल्स टू, मेरे पास टर्म आ गई डेल्टा x बाय ए। एक फॉर्मूला ये मेरे पास आया। यानी इसी तरीके से ऑल्सो मैंने यहां से एक चीज और कैलकुलेट की, टेंजेंट ऑफ थीटा n निकालते हैं यहां से बेटा। टेंजेंट ऑफ थीटा n विच इज इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल चूज कर लेते हैं, कौन सी, XPO। XPO ये ट्रायंगल चूज कर ले बेटा, XPO, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां। और ये जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल D कह रहे हैं। और इस लेंथ का फोकस पॉइंट ये है, तो ये फोकल लेंथ ऑफ L2 लेंस है। तो कभी कभार हम कैपिटल D की जगह F भी ले लेते हैं, क्योंकि ये जो लेंस L2 है ये स्लिट के काफी क्लोज में रखा जाता है। सो दैट्स वाई D इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ L2। तो वेल हम तो यहां टेंजेंट थीटा निकालने वाले हैं। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, yn अपॉन कैपिटल D। और अगेन वही कंडीशन, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं लिख सकता हूं थीटा n इज इक्वल्स टू yn अपॉन D। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई सेकंड। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो इन दोनों को कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वन और टू इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, डेल्टा x बाई ए, डेल्टा x बाई ए विच इज इक्वल्स टू वाई एन बाई कैपिटल D। ये एक नई इक्वेशन बना ली मैंने, जिसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब बात आती है कि जो सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा कब कब बनने वाले हैं। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकेंडरी मैक्सी का मतलब ये नहीं है कि सेकंड वाला, जो सेंट्रल है उसको छोड़ करके बाकी सारे ही सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरीके से चलेगा। सिमिलर वे में हम मिनिमा के लिए बात करें, सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, इस तरीके से हम इनको नाम देते होते हैं। और ये भी याद रखना कि सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, सेंट्रल जो अपने को मैक्सिमा मिलने वाला है, उससे दोनों तरफ फ्रिंज की विड्थ घटती जाती है, और जो इंटेंसिटी है मैक्सिमा की वो भी करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहां पे हम अभी कंडीशंस लिखने वाले हैं। कंडीशन में एक चीज जो समझ में आएगी, जो पाथ डिफरेंस है, मैंने कहा था पाथ डिफरेंस जो है मैक्सिमा के लिए कौन से वाला यूज होगा, जो डार्क फ्रिंज के लिए वहां कंडीशन बनी थी। वो क्यों, इस पे बात करते हैं, यहां आते हैं। जैसे कुछ पार्टिकल होंगे, ए से एक्स तक कुछ पार्टिकल है, और एक्स से बी तक जो पार्टिकल है, उनमें कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनका जो है हम ये कहें कि फेज सेम रहेगा, या फिर कहीं ये सारे के सारे ऐसे पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, एक बार ये समझ लीजिए। और एक ही वैल्यू अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल है, तभी डिफ्रैक्शन पैटर्न अपने को मिल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। वेल अब यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस, मैंने कहा कि अगर इस पार्टिकल ए पॉइंट के ऊपर एक पार्टिकल ए है, उस पार्टिकल का पाथ डिफरेंस, और यहां पे ठीक एक्स के ऊपर जो पार्टिकल है, इनका पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2 है। लैम्डा बाय 2 है। 2 हिस्से अगर करें, 3 हिस्से करेंगे तो इसी तरीके से नेक्स्ट 3 लैम्डा बाय 2 होगा, नेक्स्ट 5 लैम्डा बाय 2 होगा, नेक्स्ट 7 लैम्डा बाय 2 होगा। तो जो कंस्ट्रक्टिव या फिर जिसको कह रहे हैं कि मैक्सिमा हमें जो देंगे, वो पाथ डिफरेंस कितने कितने बन रहे हैं, लैम्डा बाय 2 बन रहा है, या 3 लैम्डा बाय 2 बन रहा है, या 5 लैम्डा बाय 2, इस तरीके से इवन नंबर में चल रहा है हाफ दी वेवलेंथ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं,
2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल लिखूंगा। मैक्सिमा की कंडीशन है जो वहां डार्क की थी वो यहां मैक्सिमा के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो कंपेयरिंग विद इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3 में हम इसको डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 2n+1 लैम्डा बाई 2a इज इक्वल्स टू वाई एन डिवाइड बाई कैपिटल डी। सो वेरे को यहां से वाई एन की वैल्यू आ गई 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए। ये वाई एन है, यानी ये पोजीशंस देंगे मुझे किसकी, जो सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे उनकी पोजीशंस पता चलेंगी यहां से। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास। एक तो n की वैल्यू 0 से पुट करने वाले हैं, तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो पहली मिलेगा लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई 2a। नेक्स्ट मिलेगा मुझे यहां पे 1 पुट किया तो 2+1 3, तो मैं लिखूंगा 3 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई 2a। और नेक्स्ट होगा 5 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई 2a एंड सो ऑन। ये पोजीशंस होंगी, ये पोजीशंस होंगी, मतलब जो हमारा सेंट्रल फ्रिंज मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, यहां से किस किस जगह पे मुझे सेकेंडरी मिनिमा मिलेंगे, इधर और इधर दोनों तरफ के लिए प्लस और माइनस होंगे। इसका प्लस मान रहे तो इधर की तरफ माइनस होगा। तो यहां पे ये कंडीशंस आ गई जहां जहां पे मुझे सेकेंडरी मैक्सिमाज मिलेंगे। विड्थ की बात करते हैं, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। विड्थ कैसे निकालते हैं, अगेन बीटा मैक्सिमा बोल देता हूं बेटा इसको, हमने y2 माइनस y1, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, जैसे इंटरफेरेंस में किया था वैसे ही। तो यहां लिखूंगा मैं 3 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई 2a माइनस लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई 2a, और यहां से जो बीटा मैक्सिमा निकल के आएगा वो आ गया हमारे पास 2, हाँ लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई a, ये आ गया बेटा, ये आ जाएगा। सेम टू सेम है, जैसे इंटरफेरेंस में विड्थ आपने निकाली थी फ्रिंज की, वहां पे स्मॉल डी था। स्मॉल डी क्या था, जो कोहेरेंट सोर्सेस थे उनके बीच का गैप था। यहां पे स्लिट की विड्थ है जहां से लाइट पास हो रही है, तो ये मैक्सिमा की आ गई। सिमिलर वे में मैं अब कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा के लिए निकालता हूं, ये नोट कर लीजिए। सेकेंडरी मिनिमा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। अब इसमें पाथ डिफरेंस जो है वो मैं लिख सकता हूं एन लैम्डा के इक्वल। याद रखना, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एन लैम्डा के इक्वल। मैंने कहा था मिनिमा की जो कंडीशन है वो इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज की थी, तो इसको मैं किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा, जो इक्वेशन 3 है इसमें इस कंडीशन के अंदर रख देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है बेटा, देखो डेल्टा एक्स बाई ए, तो डेल्टा एक्स मेरे पास आया एन लैम्डा बाई ए और अगेन इक्वल्स टू वाई एन डिवाइड बाई कैपिटल डी। वाई एन मैं सेम नहीं ले लेता हूं, वाई एन डैश कह देता हूं, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा सेम एक ही जगह पे नहीं बन सकता। तो यहां से मुझे लिखना है वाई एन डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई ए। ये पोजीशन देगा मुझे किसकी, जहां जहां मुझे सेकेंडरी मिनिमाज मिलेगी। सेकेंडरी मिनिमास, तो एक तो मिलेगा मुझे लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई ए, 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई ए, नेक्स्ट 3 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई ए एंड सो ऑन। ये पोजीशंस पे मिलते जाएंगे, 4 फिर 5 इस तरीके से। और विड्थ कैसे निकालेंगे,
विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा की विड्थ कैसे निकालेंगे? अगेन बीटा मिनिमा विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डैश, ठीक है, ओके। और ये भी कितना आने वाला है? सेम टू सेम उतना ही वैल्यू आएगा, 2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई ए माइनस लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई ए, और ये आ जाएगा सेम जो मैक्सिमा की विड्थ थी। बीटा मैक्सिमा सेम है विड्थ विच इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई ए, ठीक है। अगर इस एपरेटस को हम किसी फील्ड के अंदर सेटअप कर दें, सॉरी किसी मीडियम के अंदर, तो नई बीटा किसके बराबर हो जाएगी? बीटा डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रेसिप्रोकल है इन ए मीडियम, ठीक है। ये सेकेंडरी मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशंस हमने निकाल ली, विड्थ निकाल ली, सेम आ रही है सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी विड्थ मिनिमा। लेकिन एक पॉइंट और है जहां ध्यान देने की जरूरत है। जो विड्थ बनेगी बेटा, जो सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ एक जैसी है, फिर उससे नेक्स्ट जो बनेगा सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उनकी विड्थ एक जैसी है लेकिन सेम नहीं होगी। आगे करस्पॉन्डिंगली सेंटर से जैसे जैसे ओ पॉइंट से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे विड्थ जो है डिक्रीज होती चली जाती है मिनिमा और मैक्सिमा दोनों की। सबसे ज्यादा विड्थ किसकी है? सेंट्रल की। सेंट्रल की विड्थ कितनी है उस पर भी बात कर लेते हैं। विड्थ ऑफ सेंट्रल, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आएगी निकल के, बीटा सेंट्रल डबल होता है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ट्वाइस लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई ए, या फिर D को हम लगभग F के बराबर लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ लैम्डा इनटू F। F क्या है? फोकल लेंथ, जो L2 लेंस था उसकी फोकल लेंथ है, ये L2 लेंस है। इस L2 लेंस की स्मॉल f और ये D ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि मैंने कहा था L2 इज वेरी नियर टू द स्लिट, स्लिट के काफी क्लोज है इसीलिए, ठीक है। तो ये मेरे पास में विड्थ आ गई सेंट्रल मैक्सिमा की। अब इंटेंसिटी का जो ग्राफ है, इंटेंसिटी का ग्राफ वो भी समझ लेते हैं। इसमें इंटेंसिटी कैसी मिलेगी? इंटेंसिटी ग्राफ अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस में ग्राफ बिल्कुल एक जैसा मिला था, मतलब ये, ठीक है। इंटरफेरेंस में ये ग्राफ कुछ ऐसा था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट के इंटरफेरेंस में बेटा इंटेंसिटी का ग्राफ ये था। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन के अंदर। डिफ्रैक्शन पैटर्न जब आप देखोगे तो जो ग्राफ मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलेगा। सेंट्रल जो होगा उसकी विड्थ सबसे ज्यादा होगी, उसकी विड्थ सबसे ज्यादा होगी और साथ में उसकी इंटेंसिटी भी औरों से ज्यादा होगी, फिर डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। इस तरफ से भी ऐसे ही, ऐसे डिक्रीज होती चली जाएगी। सबसे ज्यादा किस पोर्शन की होगी? सेंट्रल की। यहां पे इसकी इंटेंसिटी अगर मैंने आई नोट कहा है तो करस्पॉन्डिंगली इसकी आई नोट बाई 21 होगी। यहां अप्रोक्सीमेट आई नोट डिवाइड बाई 59 के अराउंड मिलती है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता बट इस तरीके से वो कम होती चली जाएगी। और ये जो विड्थ है, ये यहां से यहां तक की जो विड्थ है, इस विड्थ को हमने कहा ट्वाइस द लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय ए, ठीक है। ये विड्थ है इसकी, और इनकी विड्थ आपको पता ही है, ये विड्थ हमने कितनी निकाली थी? लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय ए, तो यानी डबल है इसकी, यानी डबल है। ये इंटेंसिटी एक्चुअल में कितनी होती है
और इसका फॉर्मूला क्या होता है उस पर भी बात करते हैं। ये देखो, ये मैंने पहले ही लिख रखा है, इंटेंसिटी ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला उसकी इंटेंसिटी हम कैसे लिखते हैं, ये आई नोट साइन बीटा बाय 2 अपॉन बीटा बाय 2 होल स्क्वायर। यहां आई नोट किसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की जो भी इंटेंसिटी उसको आई नोट से रिप्रेजेंट किया है, साइन बीटा बाय 2 अपॉन बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये बीटा बाय 2 एक्चुअल में क्या है, पाई इंटू स्लिट विड्थ साइन थीटा, थीटा जो हमने एंगल लिया था, फेज डिफरेंस जो भी था, और अपॉन लैम्डा, ये बीटा बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये वैल्यू मैं इसमें अगेन रखूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन बीटा बाय 2 यानी पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा, पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा अपॉन बीटा अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा, पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा। ये इंटेंसिटी का वैल्यू हम निकालने के लिए जो मैंने ग्राफ बनाया वो इसी से बना रखा है एक्चुअल में, ठीक है, इसी से बना रखा वो ग्राफ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके टिप्स पे याद रख लीजिए, जेई मेंस और एडवांस में कभी कभार। हाँ जी, एक ये है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बैंड में क्या रिलेशन है। कई बार क्वेश्चन ऐसा सेट करता है कि डिफ्रैक्शन के अंदर जो अपने को सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, उस सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर इंटरफेरेंस के एन बैंड्स आ रहे हैं, इंटरफेरेंस के एन बैंड आ रहे हो तो स्लिट विड्थ कितनी होगी डिफ्रैक्शन के अंदर, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर स्लिट विड्थ। सो मैंने लिखा है इफ एन इंटरफेरेंस बैंड्स आर कंटेन्ड बाय द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट विड्थ, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट ने क्या किया, अपना कंप्लीट एन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को कंटेन कर लिया, तो विड्थ कितनी लिख सकते हैं, एन टाइम्स द बीटा। बीटा क्या था, इंटरफेरेंस के अंदर जो फ्रिंज विड्थ आपने निकाली थी, यानी लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी इनटू एन, और ये किसके बराबर है, सेंट्रल फ्रिंज के बराबर है, विड्थ के बराबर है। सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ कितनी आई थी, ट्वाइस द लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय ए। सो लैम्डा कैपिटल डी कैंसिल हुआ, n अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 अपॉन a, और स्लिट विड्थ आ जाएगा 2d अपॉन n, 2d अपॉन n। d क्या है यहाँ पे, कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का गैप, और n क्या है, n नंबर ऑफ जो बैंड्स सेंट्रल फ्रिंज के अंदर कंटेन्ड है उनका, और ये a क्या है, स्लिट विड्थ है। तो ये था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक मानते हैं बच्चे इसको, और आई होप कि आज का जो लेक्चर था उसमें बड़े अच्छे से आपको ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी, कोई पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा। डिफ्रैक्शन क्या होता है से लेकर के हमने डिफ्रैक्शंस के अंदर जो मिनिमा मैक्सिमा कंडीशंस हैं वो हमने फाइंड आउट की, कैसे ड्राइव करते हैं, फॉर्मूले क्या क्या हैं वो हमने डिस्कस किए। इन शॉर्ट में मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, जबकि इंटरफेरेंस का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने इंटरफेरेंस में एक चीज और नोटिस की, जो फ्रिंज विड्थ मिले थे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, सबकी विड्थ एक जैसी थी, लेकिन हमने डिफ्रैक्शन के अंदर नोटिस किया कि जो सेंट्रल फ्रिंज है उसकी विड्थ मैक्सिमम होती है, और उसके बाद करस्पॉन्डिंगली जो विड्थ है वो डिक्रीज होती चली जाती है मैक्सिमा और मिनिमास की। इंटेंसिटी हमने इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस की सबकी बराबर देखी थी, लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर हमने नोटिस किया कि इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज हायर, और उसके बाद जो इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस की या मैक्सिमास की डिक्रीज होती चली जाती है, विड्थ भी डिक्रीज होती चली जाती है, जबकि वहां पे विड्थ क्या था, सेम था। इंटरफेरेंस के अंदर जो डार्क फ्रिंज मिलता है वो परफेक्टली या पार्शली डार्क हो सकता है, लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर जो डार्क फ्रिंज मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेगा दैट विल बी परफेक्टली डार्क। सो होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आज के लिए इतना ही। एग्जाम हट टीम के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।